हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट वेल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। बगल में एक बेल आइकन है, उसे आप प्रेस कर लीजिए। इससे आपको आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एजुकेट वेल ऑफिशियल। तो एक टेलीग्राम इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे चैनल पे हम लोग इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स अपडेट्स दे देते हैं। मैं कुछ नोट्स भी शेयर करूँगा, टेस्ट असाइनमेंट्स भी होंगे वहाँ पे, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। ये इसका लिंक यहाँ दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट वेल। तो आज हम लोग जैक बोर्ड का मॉडल सेट पेपर 2 केमिस्ट्री का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मॉडल सेट पेपर सेट 2 ये हम लोग डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल्स हम लोग आपको बता देते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। इसका मतलब सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं, मतलब सारा आपको आंसर करना है। 35 क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित है ना। उसके बाद ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शन, हर क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सही विकल्प का चयन करना है। चारों में से एक ही विकल्प सही है। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई भी क्वेश्चन के लिए, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। कितने एटम्स होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऐसा दिखता है आपको। एक क्यूब बना लीजिए और उस क्यूब के हर वर्टेक्स पे यानी हर कॉर्नर पॉइंट पे इस तरह से एक एक एटम डाल दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे इस क्यूब के हर कॉर्नर पॉइंट्स पे आप एक एटम डाल दीजिए। तो 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे आपके पास, 1। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 1। वही ये उसी का हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है तो 1 होगा। ठीक है आंसर। फिर यहाँ क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन इज। तो जब भी आपको मोलैरिटी पूछा जाए पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए उसका। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहाँ पे देखिए 2 ग्राम NaOH है इतना ml सॉल्यूशन में, तो यही होगा सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये फॉर्मूला होता है आपका मोलैरिटी का। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो गिवन वेट क्या है यहाँ पे 2 ग्राम NaOH है ना। तो 2 ग्राम है गिवन वेट और मोलर वेट कितना है NaOH का हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए NaOH है, इसमें क्या होता है तो सोडियम का आपका 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से गिवन वेट अपॉन मोलर वेट करना है हम लोग को। तो गिवन वेट 2 ग्राम से और मोलर वेट हम लोगों ने अभी निकाला 40 ग्राम पर मोल है ना। तो ये आ गया 2/40 मोल, मतलब इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गया। और वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम कितना है यहाँ पे गिवन 200 ml है ना, 200 ml। लेकिन यहाँ पे लीटर्स में रखना होता है तो उसको 1000 से ऊपर साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे साइड डिवाइड करने का मतलब होता है ऊपर साइड से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये होता है, इसको 20 बार में कैंसिल कर देंगे, फिर जीरोस को काट देंगे यहाँ से। उसके बाद कैलकुलेशन है यहाँ पे 1/4 आता है ये। ठीक है, तो 1/4 कितना आएगा 0.25। ठीक है, ये आंसर आ गया यहाँ पे हम लोग का 0.25। ठीक है, तो इसका आंसर मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका आंसर कैसे निकालना है हम लोग को।
देखिए यहाँ पे हम लोग को मोलरिटी निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन वेट अपॉन मोलर वेट करते हैं। गिवन वेट 2 ग्राम्स है और मोलर वेट 40 ग्राम पर मोल है। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया और वॉल्यूम 200 ml दिया हुआ है और लेकिन लीटर में रखना होता है इसलिए 1000 से यहाँ पे ऊपर साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे साइड डिवाइड कर देंगे, उसका सेम मीनिंग होता है। उसके बाद इसको हम लोग कैंसिल करके कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 0.5। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, व्हेन मोल्टेन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज कैथोड इज। तो देखिए आप अगर NaCl मोल्टेन को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो NaCl मोल्टेन में इसमें कौन कौन से आयन देगा, Na प्लस और Cl माइनस। अगर एक्वस होता तो H प्लस OH माइनस भी होता जो वाटर से आता, लेकिन यहाँ मोल्टेन है तो सिर्फ यही दोनों होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैथोड पे पूछा है तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है ना। हाँ, कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है तो सोडियम प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सोडियम में रिड्यूस हो जाएगा मेटल में। ठीक है, तो और यहाँ पे सोडियम मेटल आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो सोडियम मेटल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसमें मैं आपको एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ। वो फैक्ट क्या है कि अगर आप एक्वस ले लेते तो उसमें H प्लस होता, OH माइनस जो वाटर से आता, और Na प्लस होता और Cl माइनस जो कि सोडियम क्लोराइड से आता। तो ये जो वाटर से आपका H प्लस और OH माइनस आया है, इसमें से जैसे कि आपके पास दो पॉजिटिव हो जाता है Na प्लस और H प्लस, तो पहले कौन रिड्यूस होता है, पहले H प्लस रिड्यूस होता है क्योंकि उसका मतलब रिड्यूस होने की क्षमता ज़्यादा है कंपेयर टू Na प्लस। तो पहले ये होता तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता अगर एक्वस लेते हैं। तो यहाँ पे तो मोल्टेन लिया गया है इसलिए यहाँ पे सोडियम मेटल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। हेमेटाइट आयरन का ओर होता है। कैसेटराइट आपका टिन का ओर होता है ना। तो बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का ओर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन उसका एक दूसरा अल्टरनेट फॉर्मूला जो NCERT में गिवन है तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, .XH2। ठीक है, उसके बाद लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया द लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज। तो आपको पता है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और इनका हाइड्राइड कौन कौन होता है, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टीबीन और बिस्मथीन। ठीक है, सब इसका हाइड्राइड्स होता है ना। तो लीस्ट स्टेबल कौन सा हाइड्राइड होगा, आपको पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि दोनों का साइज कंपैरेटिवली सेम होता है। तो देखिए इसका मैं एग्जांपल ऐसा देता हूँ कि आपका अगर एटम्स बहुत दूर दूर हैं तो बॉन्ड बहुत लंबा है और तोड़ना उसको इजी है। अगर एटम्स का न्यूक्लियस जो पास पास है तो आपको बॉन्ड तोड़ना थोड़ा मुश्किल है ना। ये वीक बॉन्ड हो जाएगा जो लंबा बॉन्ड है, जो स्मॉल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, बॉन्डिंग के टर्म्स में देखा जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तो स्मॉल है क्योंकि नाइट्रोजन छोटा है, हाइड्रोजन भी छोटा है ना। लेकिन बिस्मथ आपका तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, बिस्मथ आपका बड़ा हो जाएगा और हाइड्रोजन तो उतना ही रहेगा ना। तो इसका बॉन्ड बड़ा हो जाएगा तो तोड़ना इसको ईजी हो जाता है। ठीक है, बड़े बॉन्ड को ईजिली तोड़ा जा सकता है, छोटे बॉन्ड को बहुत मुश्किल होती है तोड़ने में। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी कम हो जाता है इसीलिए। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको ये करें तो सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल मतलब सबसे कम स्टेबल कौन है। ठीक है, तो लीस्ट स्टेबल देखने के लिए देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन का तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसलिए नहीं टूटेगा, लेकिन बिस्मथ और हाइड्रोजन का या एंटीमनी और हाइड्रोजन का बहुत ही वीक बॉन्ड है ना। इसीलिए अगर BiS3 ऑप्शन में होता तो BiS3 आंसर होता, लेकिन इन चारों ऑप्शन में पूछा तो SbH3 आंसर हो जाएगा क्योंकि जितना साइज डिफरेंस उतना ही ज़्यादा कम स्टेबल होगा क्योंकि हाइड्रोजन इजीली रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये भी जानते हैं कि रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर आपका इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, किसका इंक्रीज होता है, नाइट्रोजन ये सबका नहीं, नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स का, नाइट्रोजन ग्रुप फैमिली की ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स का जो रिड्यूसिंग नेचर है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपका स्टेबिलिटी घट जाता है, क्योंकि साइज का डिफरेंस बढ़ जाता है, इसकी वजह से बॉन्ड को तोड़ना आपका ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ हो गया। अब 6th क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। चलिए 6th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं नीचे।
तो ये 6th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। इसमें क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपने जो डीएनएफ ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग जिंक को डी ब्लॉक एलिमेंट तो मानते हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल या फिर ये अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं रखता है, जो कि बेसिकली आपका ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन में आता है। तो जिंक को हम लोग जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसिडर करते हैं। आयरन आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, अच्छा जिंक को नहीं कंसिडर करते और जिंक के पूरे फैमिली को नहीं कंसिडर करते। जैसे एक फैमिली होते है लास्ट में, और वो ग्रुप 12 होता है वो पीरियोडिक टेबल का, उसमें आता है आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, इन तीनों को हम लोग नहीं कंसिडर करके चलते हैं पी ब्लॉक, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, पी ब्लॉक से जस्ट पहले आता है, पी ब्लॉक ग्रुप 13 से स्टार्ट होता है ना, बोरोन वाला फैमिली यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके जस्ट पहले ग्रुप 12 आता है जिसका पास आपका ग्राउंड स्टेट या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, जो कि आपका ये ट्रांजिशन एलिमेंट का बेसिक डेफिनेशन है। तो इसको ये तीनों फॉलो नहीं करते। इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट तो मानते हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते। एक फैक्ट है, आपको लर्न करना पड़ेगा। इसीलिए आपका ये जिंक, कैडमियम और मरकरी नहीं होगा, खाली सिर्फ आयरन होगा। तो आंसर होगा आपका ए आयरन। ठीक है, फेरस Fe। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना डिटेल में जाने का, फेरस एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है और ये सब नहीं होता है क्योंकि इन सब के ग्राउंड, मतलब ये सब डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका आपका पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके पास हमेशा फुल्ली फिल्ड होता है क्योंकि देखिए मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बात आई गई है। तो जिंक जो होता है इसका कन्फिग्रेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d10 4s2। इसको आप ड्रॉ करके देखिएगा, इस तरह से ये ड्रॉ होगा। तो देखिए 3d10 4s2 कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3d10 4s2। तो इसमें तो आपका फुल्ली फिल्ड है, कंप्लीट पार्शियली फिल्ड नहीं है। ये तो आपका फुल्ली फिल्ड हो गया ना, दोनों ऑर्बिटल्स यहाँ पे आपका फुल्ली फिल्ड हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग जानते हैं +2 होता है ना। +2 में एक ऐसा बनेगा 4, यहाँ पे 4s से आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो 4s वैकेंट हो जाएगा और 3d वैसे ही बचेगा आपका 1 2 3 4 5, है ना, इस तरह से। और यहाँ पे मतलब ये वाला फुल्ली फिल्ड रहेगा आपका, है ना, इस तरह से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ना तो ये +2 अपना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में फुल्ली फिल्ड होता है और ग्राउंड स्टेट में भी फुल्ली फिल्ड होता है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर करके नहीं चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा क्यों इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसिडर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आयरन। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन हो गया लेकिन कोई बात नहीं है, आपको फ़ायदा की चीज़ थी, बहुत जगह ये आता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब 7th क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। 7th क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 Br KOH एक्वस से A बनाता है। तो देखिए पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, CH3 CH2 Br और इसमें क्या डाला हम लोगों ने, KOH एक्वस। तो आप लोगों को पता होगा कि ये आपका सब्सटीट्यूशन करवाता है ना। SN2 मैकेनिज्म से यहाँ सब्सटीट्यूशन होगा तो यहाँ पे OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो Br न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट कर देगा। ठीक है, यहाँ Br क्या बन जाएगा आपका, ब्रोमीन क्या बन जाएगा आपका, ब्रोमीन आपका लिविंग ग्रुप बन जाएगा और यहाँ पे आपका OH आ जाएगा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो क्या बनेगा आंसर में, CH3 CH2 OH। तो ये आपका ये अल्कोहल जो है इथाइल अल्कोहल, ये आपका आंसर हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, KOH क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करता है तो यहाँ पे Br को सब्सटीट्यूट करके OH लग जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ कि अगर इसी रिएक्शन में यहाँ पे हम लोग KOH ही लेते लेकिन वहाँ पे हम अगर KOH अल्कोहलिक ले लेते तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ गया। वहाँ पे क्या बनता प्रोडक्ट बता देता हूँ क्या बनता है, लेकिन वो इस क्वेश्चन का स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन बन जाता है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन होता है और अल्कीन बन जाता है। अगर आपको डिटेल में मैकेनिज्म चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको इसका डिटेल मैकेनिज्म भी भेज दूंगा। टेलीग्राम पर मुझे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसको पहले मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है,
एन एटम एट द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल। देखिए कोई भी एटम अगर बॉडी सेंटर पे, मान लीजिए ये एक आपका यूनिट सेल था, क्यूबिक यूनिट सेल, ये आपका एक क्यूबिक यूनिट सेल है, इसके बॉडी के सेंटर पे आपने एक एटम को रख दिया तो पूरा इसके अंदर में होगा। आप खुद ही इमेजिन कीजिए, आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के बिल्कुल बीच में मैं कोई एक एटम ला के रख दूँ, वो एटम पूरा की पूरा तो उसी रूम में रहेगा, वो तो कोई और रूम के साथ शेयर्ड ही नहीं है ना। इसी तरह से एक यूनिट सेल के अंदर जो बॉडी सेंटर्ड पे जो एटम होता है वो पूरा की पूरा उसी में कंट्रीब्यूट करता है, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, फ्रैक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोई, मान लीजिए आपके ऊपर वाले वॉल, आप जिस रूम में बैठे हैं मान लीजिए वो क्यूबिकल है और उसके ऊपर वाले वॉल पे एक एटम मैंने रख दिया लाके, तो वो आधा तो आपके रूम के अंदर रहेगा और आधा आपके ऊपर वाले रूम के साथ शेयर होगा, अगर आपके ऊपर कोई रूम है तो, है ना, इस तरह से। तो उसका कंट्रीब्यूशन आपका हाफ होता है ना, क्योंकि आधा ये आपके रूम के साथ शेयर्ड है और आधा ऊपर वाले रूम के साथ में, इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन आपका हाफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, क्यों? क्योंकि बॉडी के सेंटर पे पूरा के पूरा वो उसी रूम में होगा और किसी और रूम के साथ वो शेयर नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी होती है? सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, मतलब कितने पार्टिकल्स हैं इस बात पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ना सॉल्यूट के ना सॉल्वेंट के, खाली पार्टिकल्स कितने हैं नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या है? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, चारों के नाम मैं जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, है ना। तीसरा पढ़ा था हम लोगों ने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, और चौथा हम लोगों ने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें कौन सी वो नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं होता, ये रिलेटिव लोअरिंग होता है ना वेपर प्रेशर का आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि आपका जो रिलेटिव लोअरिंग होता है पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट, ये आता है आपका एक्स बी के इक्वल, है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें नोटेशंस भले ही थोड़ी डिफरेंट होंगे लेकिन फॉर्मूला बेसिकली यही होता है कि प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई प्योर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का आ जाता है। ठीक है, राउट्स लॉ से डिराइव होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आता है, इसलिए रिलेटिव लोअरिंग होता है, लोअरिंग नहीं होता है, रिलेटिव लोअरिंग होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, लोअरिंग नहीं होता है, रिलेटिव लोअरिंग होता है। तो ए नहीं, मतलब ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है और डी है, लेकिन क्वेश्चन पूछा कौन नहीं है, तो ए नहीं है इसलिए ए को टिक करेंगे हम लोग। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, है ना। और ऑप्शन चेकिंग में हम लोग ये इस तरह की बहुत गलती बच्चे लोग कर देते हैं कि पूछा जाता है नॉट तो बच्चे लोग यस को करके आ जाते हैं, गलती से हड़बड़ी में हो जाता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने एग्जाम में आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 96500 कूलम, आपको पता होगा ये नंबर क्या है, दिस इज़ 1 फैराड। व्हाट इज़ 1 फैराड? 1 फैराड इज़ 1 फैराडे, ये 1 फैराडे है। 1 फैराडे क्या होता है? इट इज़ द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा ना उसको बोलते हैं हम लोग 1 फैराडे। ठीक है, तो 1 फैराडे चार्ज पास करने से 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है, आप लोगों को पता है ना। तो इस इक्वेशन का ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा वो आप देख लीजिए। तो मोलर वेट बाई 2 आ जाएगा आपका। मोलर वेट कितना होता है? 63.5, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 31.75। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो फिर भी आप इसको कर सकते थे, तो वो थोड़ा लॉन्ग मेथड होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि जिन्होंने इस ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझा या इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है आपको, तो मैं आपको उस मेथड से बता देता हूँ। देखिए उस मेथड से कैसे करेंगे हम लोग इसको, कि आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन्स होंगे? कॉपर +2 होगा और सल्फेट 2- होगा। ठीक है, तो जो भी होना है कॉपर 2+ के साथ होना है, सल्फेट के साथ तो कुछ होना नहीं है, इसीलिए हम लोग कॉपर 2+ को कंसिडर करते हैं। तो होगा क्या कि जब भी आप चार्ज को पास करेंगे, चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन को पास करेंगे तो इस पर 2+ चार्ज है और कोई भी चार्ज स्पेसी ऐसे
एज सच स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। अनचार्ज करना चाहता है वो, अपने आप को डिस्चार्ज करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन आप पास करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर मेटल बन के डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब किसी भी तरह से अपना चार्ज खत्म करना चाहेगा। तो आप चार्ज पास करेंगे अगर सोल्यूशन में से, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास करेंगे अगर आप, तो ये इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मोल के टर्म्स में देखना पड़ेगा। तो 1 मोल अगर आप ये लेंगे तो इससे 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा और 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। मोल कैसे पता चलता है, यहाँ आगे जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जो आगे में लिखा होता है ना, उतना ही मोल हम लोग लिख देते हैं बस, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो अगर हम लोग 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिए तो चार्ज कितना होगा, देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये आपका थ्योरी का पार्ट है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे का चार्ज होता है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 2 फैराडे का चार्ज होगा, है ना। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, अगर आप 2 फैराडे चार्ज पास करते हैं सॉल्यूशन में से, तो कितना डिपॉजिट होता है, 1 मोल कॉपर। और कॉपर का 1 मोल कितना होता है, 63.5 ग्राम, क्योंकि मोलर मास होता है ना इतना, ठीक है। तो उसका 1 मोल इतना ग्राम होता है कॉपर का आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि कहाँ चला गया वो, हाँ, यहाँ पे हम लोग का ये बोला जा रहा था कि 2 फैराडे चार्ज को पास किया तो 63.5 ग्राम आपका ये बना, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 फैराडे चार्ज को पास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, 96500 कूलम, ये आपका 1 फैराडे चार्ज होता है। तो अगर आप 1 फैराडे चार्ज को पास करेंगे तो कितना बनेगा, यूनिटरी मेथड से इसको 2 से डिवाइड करेंगे इधर, है ना। तो ये आ जाता है आपका वही सेकंड नंबर ऑप्शन, 31.75 आता है, लेकिन वो ऑप्शन में गिवन नहीं, 31.76 गिवन है, तो उसी को हम लोग सही मान के उसको टिक कर देंगे। तो आपको उम्मीद है दोनों मेथड से समझ में आ गया होगा, है ना। फर्स्ट मेथड ज़्यादा ईजी है क्योंकि आप 1 फैराडे चार्ज को पास कर रहे हैं, इसका तो डायरेक्ट वो मतलब फैराडेज लॉ का डायरेक्ट स्टेटमेंट ही वही कहता है कि 1 फैराडे चार्ज का पास करने से 1 इक्विवेलेंट वेट के बराबर का अमाउंट वहाँ डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, वैन आर्कल प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ। तो वैन आर्कल प्रोसेस किसके किसके प्यूरिफिकेशंस में यूज़ किया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि मॉन्स प्रोसेस करके एक प्रोसेस होता है, वो निकल के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली आप मेटलर्जी जो जनरल प्रोसेसेस वाला चैप्टर है ना मेटलर्जी, उस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो मॉन्स प्रोसेस आपका निकल के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, कार्बोनिल बनाया जाता है पहले निकल का, उसके बाद उस कार्बोनिल को आपका हीट करके वापस निकाल लिया जाता है। तो आप लोगों को लगेगा पहले कार्बोनिल बनाते हैं फिर निकल ही वापस निकाल लेते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाता है, तो प्योरीफाई हो जाता है निकल आपका, ठीक है। और ये तो हम लोग मॉन्स प्रोसेस का मैंने आपको बता दिया। वैसे ही Fe के लिए हम लोग दूसरा प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। निकल के लिए हम लोग मॉन्स प्रोसेस यूज़ करते हैं, कॉपर के लिए भी हम लोग सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस यूज़ करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। और जिरकोनियम और टाइटेनियम ये 2 एलिमेंट होते हैं ना, इनके लिए हम लोग वैन आर्कल प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने सबका आपको बता दिया। वैसे तो इसमें खाली वैन आर्कल प्रोसेस पूछा गया, तो वैन आर्कल प्रोसेस आपका जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज, तो फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी होती है, आपको पता होगा फॉस्फोरस जनरली P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका एटॉमिसिटी आपका होता है 4, ठीक है। एटॉमिसिटी कितना होता है फॉस्फोरस का, 4, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। आपने एक रिएक्शन भी पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो। फॉस्फोरस को जब NaOH में आप डाल देते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे NaH2PO2 बन जाता है और PH3 फॉस्फिन गैस रिलीज हो जाता है। तो ये रिएक्शन आप याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बात करना हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं था, इस क्वेश्चन के रेफरेंस में हम लोग को यहाँ पे एटॉमिसिटी बताना था फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस का एटॉमिसिटी 4 होता है क्योंकि P4 के मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में जानेंगे, उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ बहुत सारा ये हो गया है। तो ठीक है, अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे, इतना से तो काम बन जाएगा हम लोग का, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, CH3CH2I प्लस AgCN गिव्स ए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता है कि साइनाइड जो है वो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है ना, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है ना। तो यहाँ पे साइनाइड आयन Cn माइनस की तरह भी अटैक कर सकता है और Nc माइनस की तरह भी अटैक कर सकता है, ठीक है। किधर से अटैक करेगा, किस पे डिपेंड करता है, इस पे, इसके साथ कौन लगा हुआ है। तो सिल्वर के जो है ये जो साइनाइड्स हैं इनमें फायंस रूल पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में। तो
फेयंस रूल के वजह से इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूट नहीं पाता है ईजिली। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन साइड से ये बॉन्ड बनाने लगता है। तो एम्बिडियंट है तो दोनों साइड से बना सकता है ना, कार्बन के साइड से भी बना सकता है और नाइट्रोजन के साइड से भी बना सकता है। लेकिन सिल्वर के केस में क्या होता है, बॉन्ड कोवेलेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन के साथ में नाइट्रोजन के साइड से बॉन्ड बना लेता है। तो क्या बन जाता है आपका CH3 CH2 NC, ठीक है, ये बन जाता है आपका। आइसोसाइनाइड बन जाता है, साइनाइड नहीं बनता है। CN बनता है उसको साइनाइड बोलते हैं, NC बनता है तो आइसोसाइनाइड। वहीं आपको अगर CN बनाना है यहाँ पे तो क्या करेंगे आप, KCN ले लीजिए, क्योंकि ये आयोनिक होता है तो K+CN- दे देगा, फिर आराम से वो कार्बन के साइड से अटैक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन फ्री नहीं हो पाता क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है सिल्वर के साइनाइड्स में, क्योंकि सिल्वर का पास सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता है। वो तो बहुत ही बड़ा डिस्कशन हो जाएगा अभी के लिए। तो अभी बस आप इतना याद रखिए कि जब भी इस तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, तो जब भी इस तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है आपका, तो यहाँ पे अगर सिल्वर लगा हुआ है तो NC बन जाता है, और अगर पोटेशियम लगा है तो CN बन जाता है। इतना से आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर मैं फिर से बता देता हूँ क्या होगा, CH3 CH2 NC बन जाएगा। अब मैं इसी में एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको, AgCN की जगह आपका अगर KCN दिया रहता, यही इसी के साथ KCN का रिएक्शन अगर किया रहता, तो वहाँ पे क्या बनता आपका CH3 CH2 CN, वहाँ पे CN बनता है, यहाँ पे NC बन जाता है। ठीक है, बस सिल्वर के केस में NC बनता है और जनरली ऐसे CN बनता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे अब हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो HCP में परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस कितना होता है। तो मैंने आपको एक वीडियो करवाया था NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, तो ये बिल्कुल NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसमें आ गया है। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है आपका, पैकिंग एफिशिएंसी होता है आपका 74%। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि अगर 100 लिया जाए तो इतना ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो इतना अगर ऑक्यूपाई हो जाएगा तो अवेलेबल कितना होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको 100 रुपये दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको 100 रुपये दिए, ठीक है, 100 में से आपने 74 खर्च कर दिए, तो आपके पास बचेगा कितना, 26, है ना। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि आपने इतना % तो ऑक्यूपाई कर लिया, तो अवेलेबल कितना स्पेस है। अगर आपने 74 खर्च कर दिया, आपके पास बचा कितना है, 26। तो वही यहाँ पे होता है, इसका पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस, है ना। अवेलेबल मतलब जो ऑक्यूपाई नहीं है, तो 74% तो ऑक्यूपाई है, तो कितना ऑक्यूपाई नहीं है, 100 में से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 26%, है ना। 74 माइनस कीजिए 100 में से, 26 आ जाएगा, है ना। वैसे आप उसको मनी के टर्म्स में भी समझ सकते हैं और ऐसे मतलब पैकिंग के टर्म्स में भी समझ सकते हैं, किसी भी टर्म्स में, है ना। 15th नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे। तो 15th नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो इसमें बिल्कुल ही सिंपल सा एक रिलेशन यूज़ होता है जो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT या MRT, जो भी आपने पढ़ा होगा। C क्या होता है, मोलैरिटी होता है, R होता है यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर ही होता है ना। और T होता है टेम्परेचर, जो कि हम लोग केल्विन में लेते हैं। तो यहाँ से अगर C और R के बारे में कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन में तो वो कांस्टेंट है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, इसीलिए यहाँ पे इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसमें आपको बहुत ही थियोरेटिकली जाके नहीं सोचना है कि परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देंगे फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नहीं, सिंपल सा रिलेशन है, इस रिलेशन के थ्रू आपको आंसर करना है। ठीक है, पाई इक्वल्स टू CRT। 16th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 16th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन। कलर किसके वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन, देखिए आपने क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन कोई लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में आता है, और जब वो वापस लौटता है वहाँ से, तो वहाँ से कुछ रेडिएशन एमिट करता है वो। ठीक है, उस रेडिएशन का कुछ वेवलेंथ होता है, और अगर वो विजिबल रेंज में आता है तो हम लोग को कलर दिखता है ना। ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। इसी वजह से आपने पढ़ा होगा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कलर्ड होते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो ये हो सकता है, एक्साइट हो सकता है। तो कलर्ड
कौन सा आयन होगा, तो सबसे पहले हम लोग इन सब की इलेक्ट्रॉन कितना कितना कैसा इसका कन्फिग्रेशन है वो एक एक करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए टाइटेनियम 4+, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, नहीं बताया था तो आप समझ लीजिए कि टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। देखिए एटॉमिक नंबर आपको इस तरह से याद, जैसे आप कैल्शियम तक तो जानते ही हैं, कैल्शियम के बाद क्या आता है, स्कैंडियम आता है, फिर टाइटेनियम आता है, फिर मतलब कैल्शियम का तो एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसका 21 होगा, इसका 22 होगा, है ना। इस तरह से आगे बढ़ता जाता है, यहाँ पे 23 24 ऐसे, है ना। तो टाइटेनियम का कितना एटॉमिक नंबर है, 22 है ना, 22 है टाइटेनियम का। तो टाइटेनियम क्या सिस्टम होगा, +4, मतलब टाइटेनियम जनरली +2 में क्या होगा, +2 में क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। +2 में ये होगा D1, ये होगा D2, ये होगा D3, ये होगा D4, ऐसे ही चलता है D9 तक चल जाता है कॉपर तक। +2 में ये ऐसा होगा। तो +4 में क्या होगा, +4 में ये D0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपने +2 करके 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो D2 बन गया, ये +4 करेंगे तो D में से और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, है ना। तो +4 में यहाँ क्या बन जाएगा, ये D2 से D0 बन जाएगा, मतलब ये D0 सिस्टम, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन है लेकिन नोबल गैस कोर में सब चले गए, तो आउटर मोस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना इसके पास, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कलर नहीं हो सकता, क्योंकि कलर किससे आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, उनके ट्रांजिशन से ही तो कलर आता है ना। इसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। एक मैंने करके दिखाया, अब आप एक अपने से ट्राई कीजिए वैनेडियम 3+ को। तो देखिए अगर आप वैनेडियम 3+ को अगर चेक करेंगे, वैनेडियम +3, तो वैनेडियम क्या है, D3 सिस्टम है, +3 में D0 बन जाएगा, ये भी कलर नहीं दिखा सकता है ना। सॉरी +3 में ये +2 में D3 सिस्टम है, तो +2 में ये D2 सिस्टम है, लेकिन वो फिर ये हो जाएगा आपका, है ना। कॉपर देख लीजिए, तो कॉपर 1+ में क्या हो जाएगा आपका कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है आपका, देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आपका आर्गन 3D10 4s1, ठीक है। तो अगर आप इसमें से +1 बनाना चाहेंगे तो 3D10 हो जाएगा, तो ये भी आपका फिर दिक्कत हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। तो ये भी आपका फुल्ली फिल्ड है, ये भी आपका फुल्ली फिल्ड है, और ये भी आपका जिंक 2+ कैसा है, जिंक 2+ भी आपका फुल्ली फिल्ड है। तो सिर्फ आपका वैनेडियम 3+ ही है जो फुल्ली फिल्ड नहीं है, क्योंकि मैं अगर वैनेडियम 3+ आपको दोबारा बता देता हूँ बना के, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न रह जाएगा। देखिए यहाँ पे इस साइड बना लेते हैं हम लोग। आपका वैनेडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 23 था, हम लोगों ने अभी टेबल में देख लिया था। तो D2 जब इसको हम लोग +2 में ले जाएंगे, इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा आपका D3, और +3 में कितना हो जाएगा इसका कन्फिग्रेशन D1। मैं क्या कर रहा हूँ, D2 एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ। जैसे देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि एटॉमिक नंबर देख लीजिए, इसके लास्ट में जो डिजिट लिखा रहता है, ये ट्रिक है, ये कोई मतलब रूल नहीं है, ट्रिक मैंने बनाई है अपने से ऑब्जर्व करके। अगर ये 23 है, लास्ट में 3 लिखा है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, ये D3 सिस्टम बन जाएगा। वही कॉपर है, D9 होता है उसके लास्ट में, सॉरी उसका लास्ट में 29 होता है, तो वो D9 सिस्टम हो जाएगा। जिंक के लास्ट में D10 होता है, तो वो मतलब जिंक का तो रहने दीजिए, निकल का देख लीजिए, तो उसका क्या होता है 3D8 4s, मतलब 28 होता है, तो वो 3D8 बन जाएगा, है ना। मतलब D8 क्या सिस्टम बनेगा, उसके लास्ट के डिजिट से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना। तो ये ट्रिक है, ये आप समझ सकते हैं। तो देखिए वैनेडियम को आपको +3 बनाना है, तो वैनेडियम +2 का पहले आप बताइए क्या होगा, +2 में D3 होगा, क्योंकि 23 है तो D3, और +3 में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दीजिए, D2 बन जाएगा D3 से, है ना। तो वैनेडियम +3 में D2 सिस्टम होता है ना। और D2 सिस्टम ये चाहिए, इस चीज़ के लिए अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो आपको समझ में नहीं आया होगा अभी। तो ये ट्रिक अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में, मैं शॉर्ट सा वीडियो इसके लिए अलग से बना दूंगा। तो अभी इतना समझ लीजिए कि वैनेडियम D2 सिस्टम होता है, और D2 सिस्टम दिखने में कैसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से रहता है। तो ये D2 सिस्टम ऐसा दिखता है, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से यहाँ कलर आ जाएगा। बाकी सारा का आप बना के देखिएगा, अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो आप नॉर्मल अपना जिस तरीके से भी करते हैं बना के देखिएगा। बाकी सारे में आपके पेयर्ड आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसे हंस रूल के मुताबिक भरते हैं तो ऐसा आएगा, नहीं तो अगर आप कोई बच्चे से गलत तरीके से भी भर देते हैं, जैसे कि कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर हम ऐसा बना दे तो, लेकिन वहाँ पे आप हंस रूल को वायलेट कर रहे हो। जब तक आप सबको हाफ फील्ड नहीं बना दोगे तब तक आप उसको सेकेंड इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते उसमें, है ना, ऑर्बिटल में। अपने क्लास 11 में पढ़ा होगा ये वाला रूल।
तो अगर आपको ये ट्रिक से नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल तरीके से जिस भी तरीके से निकालते हैं उस तरीके से अपने डब्बा बना के इस तरह मतलब ऑर्बिटल बना के देखिएगा, और फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बाकी सब में कलर नहीं आएगा, क्योंकि बाकी सब में अनपेड बचेंगे ही नहीं ना, बाकी सब फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। मैं आपको चलिए क्वेश्चन बहुत टाइम ले लिया हम लोगों ने, अगर आपको चाहिए तो ये क्वेश्चन मैं एक और वीडियो बना के सेपरेटली डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे इसका क्वेश्चन का आंसर नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लोज पैकिंग इन इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ, क्लोज पैकिंग किस में मैक्सिमम होता है, तो इसका मैंने आपको एक वीडियो किया था सॉलिड स्टेट का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसमें से देख सकते हैं। इसका पूरा डेरिवेशन मैंने करवाया था, मैं सिर्फ वैल्यू आपको बता दे रहा हूँ, आपने पहले भी कर रखा होगा, वो सब जगह कर मतलब आप लोग एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने किया होगा कि सिंपल क्यूबिक जो होता है आपका, सिंपल क्यूबिक का आता है आपका 52.4%, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का कितना कितना था वो भी लिख देता हूँ। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आता है 68% और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का आता है 76%, ठीक है। तो मैक्सिमम किस में आएगा, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, तो एफसीसी में मैक्सिमम होगा। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, और मैंने जब एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डिस्कस किया था, पूरा थ्योरी डिस्कस करके, बहुत ही लंबा सा मतलब वन शॉट में मैंने पूरा सॉलिड स्टेट डिस्कस किया था एक लेक्चर में, उसमें मैंने ये पूरा डिटेल में समझाया है कैसे आता है, ठीक है। तो आपको इसमें डाउट है तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल पर आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसको डाल दूंगा। फिर क्या 18th क्वेश्चन, अ मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इन, तो 1 मोलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें 1 मोल सॉल्यूट जो होता है, ये बिल्कुल डेफिनेशन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको लर्न करना पड़ेगा। 1 मोल सॉल्यूट जो होता है आपका वो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डाला रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका 1 मोलर सॉल्यूशन। तो 1 मोल सॉल्यूशन इज एडेड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, यहाँ पे kg नहीं दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 1000 ग्राम दिया हुआ है, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, आप लोगों को पता होगा, तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट भी सही आंसर होगा, क्योंकि kg में नहीं दिया है, तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व रहना चाहिए, तो आंसर है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और आपको जूनियर क्लासेस में से आप लोगों को पता होगा कि 1 kg में आपके 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। और 19th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक को शॉर्ट में एफसीसी बोलते हैं, विद ए यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ इतना, एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इन पिकोमीटर। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम थोड़ा जगह बना लेते हैं इन सबको इरेज करके इधर, ठीक है, इतना में हम लोग काम हो जाएगा, इतना जगह में। तो इसको देखते हैं हम लोग, कॉपर जो है आपका वो एफसीसी बना रहा है, एफसीसी के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो इसका फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। एज लेंथ दिया हुआ है, यूनिट सेल का एज लेंथ, तो एज लेंथ को हम लोग ए से डिनोट करते थे, तो ये 361 पिकोमीटर्स आपका गिवन है। रेडियस कितना है वो पूछा गया है ना। तो आप लोगों को एफसीसी के लिए एक रिलेशन भी पता होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए आपका रिलेशन क्या आता है, √2a इज इक्वल टू 4r, या फिर a इक्वल्स टू 2√2r, ये रिलेशन आप लोगों को पता होगा, है ना। तो ये रिलेशन को हम लोग यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका a का वैल्यू दिया है और r का वैल्यू पूछा है, तो r का वैल्यू क्या आएगा आपका √2/4a, यानी कि a का वैल्यू कितना गिवन है 361 इंटू √2/4, ये आ जाएगा। इसको काट दीजिए इससे 4 से, तो 4 9 36, 1 तो जाएगा नहीं, तो 0 लगा के एक पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ 4 2 8, 4 5 10, तो ये आ जाएगा आपका 90.25 मल्टीप्लाइड बाई 1.414, ऐसा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, कितना आता है ये 90.25, ये 100 के आसपास है, तो 141 से थोड़ा कम आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 128, ठीक है, क्योंकि 141 से थोड़ा कम आएगा, और 144 से थोड़ा कम ऑप्शन यही है सबसे पास वाला 128, तो यही हो जाएगा, ठीक है। मैंने अप्रोक्सीमेशन से किया, आप एक्जैक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका इसी के आसपास आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकाला मैंने, इस फॉर्मूला क्या है उसके मैं फिर से बता देता हूँ। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये भी मैंने लेक्चर्स में डिराइव किया हुआ है, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ। √2a इज इक्वल टू 4r, सिंपल से ये फॉर्मूला होता है, और आप लोगों को a का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 361 पिकोमीटर, तो आपको r का वैल्यू निकालना है, तो ये फॉर्मूला में पुट कीजिए, a का वैल्यू, r का वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 128 पिकोमीटर्स, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड। अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता है तो आप मेरा सॉलिड स्टेट का 1 शॉट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है फार्मूला कैसे आता है। तो वही हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20,
अच्छा, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है इसमें या कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग को डरना या घबराना नहीं है। तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन डिस्कशन है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आता है बेसिक लेवल का, इसीलिए मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से डिस्कस कर रहा हूँ। अगर बहुत डिटेल में आपको देखना है तो आप मेरे लेक्चर्स को रेफ़र कर सकते हैं, या फिर कमेंट में पूछिए, या मुझे आप टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी हम लोग बातें कर सकते हैं, मतलब आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन का आंसर, मैं आपको सारा क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा उसमें। ठीक है, जो भी आपको डाउट आएंगे, है ना। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बोथ ए एंड बी। द मिक्सचर इज, देखिए ए और बी को आपने मिक्स किया। ठीक है, जो मिक्सचर आपने बनाया, ए का कुछ मिक्सचर था और बी का कुछ मिक्सचर था, दोनों को आपने मिक्स करके ए प्लस बी का एक मिक्सचर बना लिया। ठीक है, ए प्लस बी का, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मान लीजिए T1 था, इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर मान लीजिए T2 था, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर T3 है, और T3 ग्रेटर देन T1 भी है एंड T3 ग्रेटर देन T2 भी है। मतलब कि दोनों का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन टूट गया। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन टूटने से क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें केस क्या रहा होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए ए आपका पोलर होगा, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और बी आपका नॉन पोलर होगा। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो पोलर पोलर के साथ खुश होगा अपने मॉलिक्यूल के साथ, ए इंटरेक्शन बहुत अच्छा, बी बी इंटरेक्शन बहुत अच्छा, और डालने के बाद क्या होगा, ए बी की इंटरेक्शन पोलर नॉन पोलर के बीच में घुस जाएगा और नॉन पोलर पोलर के बीच में घुस जाएगा। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, अनलाइक हो गया ये, तो फिर वहाँ पे बॉइलिंग आपका क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा बॉइलिंग होने, मतलब ईजिली बॉयल कर जाएगा वो। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो ये लोग आपस में जुड़ के रहना चाहते थे, आपने इन्हें और ये कर दिया तो अब ये और जुड़ के रहना मतलब अब ये अलग अलग हो गए, तो अब आपको ईजिली ये अलग अलग करके ना बॉयल करवा सकते हो। लेकिन अगर ये ईजिली बॉयल नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए और नेगेटिव डेविएशन दिखाना चाहिए, तभी तो ये आपका मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका जो सोल्यूशन है नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्यों करेगा ये मैंने एक रीज़न तो इस तरह से बता दिया, और दूसरा रीज़न है मैं आपको एक और बता देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट जो है वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस रीजनिंग से भी आप लोग देख सकते हैं, तो आंसर आपका दोनों ही तरह से नेगेटिव डेविएशन ही आने वाला है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं अब हम लोग। फॉर गैल्वेनिक सेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसके लिए गैल्वेनिक सेल के लिए मैंने एक आपको निमोनिक बताया था, LOAN, लोन। ठीक है, लेफ्ट एनो ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, मतलब लेफ्ट जो होता है वो उस पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, वो एनोड होता है उसका नाम, और वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। फॉर एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, फॉर गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक मैंने गलती से बोल दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल के लिए ये मैंने एक निमोनिक आपको बताया, तो यहीं से आपको आंसर पता चल जाएगा। क्या पूछा है यहाँ पे, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो मैंने आपको बताया था एनोड नेगेटिव, मतलब एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, बात सही है, लेकिन नॉट करेक्ट पूछा है तो गलत ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, अब एनोड नेगेटिव है तो कैथोड पॉजिटिव होगा, ये भी बात सही है, लेकिन क्वेश्चन नॉट करेक्ट पूछा तो क्वेश्चन का गलत आंसर हो गया। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, तो एनोड में आपका ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन आपका एनोड पे बनता है, एनोड पे होता है, तो कैथोड पे आपका रिडक्शन होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। तो बेसिकली आपको एक निमोनिक याद रखना है, लोन, तो आपको पता चल गया कि लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, तो इसका एक भाई भी होता है राइट, रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, है ना। तो आपको एक पता चल गया, दूसरा तो पता चल ही जाएगा ना, आपको पता चल गया ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, तो रिडक्शन किस पे हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन अगर एनोड पे हो रहा है, रिडक्शन किस पे हो रहा होगा, कैथोड पे, है ना, सिंपल है ना। ठीक है, व्हाट मास ऑफ 22 नंबर क्वेश्चन आएंगे हम लोग अब। पहले मैं इरेज कर देता हूँ, बहुत ये हो गया इधर से, इरेज कर दिया जाएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या था, व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का आपको फॉर्मूला दे दिया गया है
C3H8O3, ठीक है। वैसे आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए था ग्लिसरॉल का, इस तरह का मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल। बायो वाले स्टूडेंट इसे और अच्छा से जानते होंगे क्योंकि उन्होंने फैटी एसिड वो सब पढ़ रखा होगा बायो में, लेकिन केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट को भी ये जानना है कि ग्लिसरॉल इस तरह का एक मॉलिक्यूल होता है। इसमें कितने एच हैं टोटल? 2, 1, 3, 2, 5, 6, 7, 8। मतलब वो तो फॉर्मूला गिवन ही है क्वेश्चन में, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर नहीं भी गिवन होता तो आपको पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 8 है और कार्बन 3 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक क्वेश्चन में गिवन था, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल है। उसके बाद पूछा शुड बी एडेड इन 600 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TF क्या है? 10। अब आप डिग्री सेल्सियस में पॉइंट का लोअरिंग ले या केल्विन में ले, वो बराबर होता है क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। तो यहाँ पे आप केल्विन सेल्सियस में जो चेंज आता है वही केल्विन में भी चेंज आता है। तो अगर चेंज का बात है तो डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन के बराबर होता है। तो डेल्टा TF 10 हो गया, ठीक है। 10 केल्विन और 10 सेल्सियस, तो चेंज बराबर होता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू बराबर नहीं होता लेकिन चेंज बराबर होता है। उसके बाद एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर, तो आपको मास ऑफ वाटर दे दिया 600 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट विद 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी, अब KF तो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मोलैलिटी पहले कैलकुलेट करना है। तो मोलैलिटी कितना होगा आप ये बताइए। तो देखिए मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के, तो ये तो निकालना है हम लोग को, मास कितना ऐड करना है। तो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, गिवन वेट को हम लोग M मान लेते हैं, सॉरी W मान लेते हैं। तो मोलर वेट कितना होगा इसका निकाल लेते हैं। 12 × 3 + 1 × 8 + 16 × 3 कैलकुलेट करते हैं। 12 3 = 36, 8 1 = 8, 16 3 = 48। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 8 8 16 16 6 32, सॉरी 22, 2 कैरी 4 2 6 और 6 7 8 9 92। तो ये आपका 92 ग्राम पर मोल आता है इसका मोलर मास। तो ये W/92 ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ग्राम में दिया हुआ है क्वेश्चन में 600, तो kg में डिवाइड 100,000 से नीचे डिवाइड करेंगे और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके वो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है हम लोग का, डेल्टा TF आपको गिवन है, डेल्टा TF क्वेश्चन में 10 गिवन है, KF इंटू M क्या है W/92 क्रॉस 1000/600। अच्छा एक इसमें डेटा मिसिंग है, यहाँ पे KF का वैल्यू दिया रहना चाहिए था वाटर का, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ वाटर है तो KF वाटर का दिया रहना चाहिए था, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। तो 1 मिनट में NCERT से देख के आपको बता देता हूँ इसका वैल्यू। 1.86 केल्विन kg पर मोल होता है, ठीक है। डेटा NCERT से गिवन है, तो अब डरिए नहीं, एग्जाम में दिया जाएगा आपको। ये 1.86 केल्विन kg पर मोल होता है इंटू W/92 इंटू 1000/600, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से 0 से 0 हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे, उसके बाद इसको उधर भेज के W का वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। W क्या आएगा आपका 10 × 92 × 6 डिवाइडेड बाई 1.86 मल्टीप्लाइड बाई एक 10 और है, तो ये 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा ये 92 × 6, तो 6 2 = 12 आएगा आपका, फिर 1 कैरी ले लीजिए। तो इस कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं ना। 6 9 = 54, 1 55 अपॉन 1.86, ये कितना आता है इसका वैल्यू। तो इसको आप डिवाइड करिए, तो इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं 552 डिवाइडेड बाई 1.86 ना, ये आपका 296.7 आता है, ठीक है। 296.7, तो करीब अप्रोक्सीमेटली आपको इसको 297 ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा ये कर देता हूँ इसको, हाँ अब दिख रहा होगा आपको। तो ये आपका 297 आता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अच्छा आपको वाटर इतना कॉमन ये सॉल्वेंट है तो वाटर का आपको पता भी होना चाहिए 1.86 होता है, लेकिन क्वेश्चन में उन लोग दे देते हैं हमेशा, पता नहीं इसमें क्यों नहीं गिवन है।
1.86 होता है वाटर का KF। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अच्छा, आपको दिखा नहीं होगा, मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। मैं फिर से समझा देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने देख नहीं पाया, वो नीचे था ना, इसीलिए मुझे ध्यान नहीं था उसको नीचे करने के लिए। आई एम सॉरी, फिर से बता देता हूँ मैं। जिन लोगों को समझ में आ गया वीडियो स्किप कर सकते हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। ग्लिसरॉल का ये C3H8O3 दिया हुआ है फॉर्मूला। इसका हम लोग मोलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 × 3 + 1 × 8 + 16 × 3। इसको आप निकालिए, कितना आएगा, 36 + 8 + 48। कितना आया ये, 92 आया था ना, अभी तो हम लोग निकाला थोड़ा देर पहले। 92 ग्राम पर मोल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को डेल्टा टी एफ गिवन है क्वेश्चन में 10। केल्विन में भी ले सकते हैं क्योंकि डिग्री सेल्सियस में जो चेंज होता है वो केल्विन में वही चेंज होता है ना। डेल्टा टी एफ मिल गया आपको। के एफ पता है वाटर के लिए आपको 1.86 होता है, आपको लर्न कर लेना चाहिए केल्विन केजी पर मोल। वैसे ही एग्जाम में दे दिया जाता है, तो लर्न नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोलालिटी हम लोग निकालेंगे, तो मोलालिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट गिवन वेट अपॉन मोलर वेट मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट कितना होगा केजी में, 600 ग्राम्स दिया हुआ है, और केजी में करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। इसको हम लोग सॉल्व किए थे मोलालिटी। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाए थे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ मैं फॉर्मूला कहाँ लिखूँ, फिर से रेस करना पड़ेगा, इधर लिख देता हूँ रेस करके। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। डेल्टा टी एफ की वैल्यू 10 दी हुई है क्वेश्चन में। के एफ मैंने आपको बता दिया 1.86 होना चाहिए, लेकिन गिवन नहीं था क्वेश्चन में, आपको लर्न भी रहना चाहिए वाटर के लिए। इंटू 1000/600। तो अब ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन बन गया। अब खाली इसमें डब्ल्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब जब कैलकुलेट करते हैं 297 अप्रॉक्स वैल्यू इसका आ जाता है, ठीक है। कैलकुलेट मैंने किया था लेकिन वो थोड़ा नीचे था तो दिखा नहीं आपको। ये क्वेश्चन दोबारा डिस्कस हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि आप लोगों को दिख जाए वो पहली बार में ही, क्योंकि दोबारा दिखाने फिर दिक्कत होता है ना आप लोगों को भी। और तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, सॉरी 24 पे। 24 तो 23 कहाँ किया हमने अभी तक, 23 पे चलेंगे अब हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन लाइमस्टोन इज एडेड विच एक्ट्स एज। देखिए, जब भी आयरन को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो लाइमस्टोन डालते हैं। लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3। ये वहाँ पे आयरन का जब एक्सट्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका गर्मी होता है, हीट होता है। तो ये हीट के प्रेजेंस में CaO और CO2 दे देता है आपका, ठीक है। तो लाइमस्टोन कैसे किस तरह एक्ट करता है, फ्लक्स की तरह एक्ट करता है, स्लैग के, रिड्यूसिंग एजेंट की, गैंग। तो ये सब के बारे में आपको बता देता हूँ पहले होता क्या है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है फ्लक्स। तो फ्लक्स इसको हम लोग फ्लक्स की तरह ही डालते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि CaCO3 जो होता है वो हीट के प्रेजेंस में CaO और CO2 दे देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का एक इम्प्योरिटी प्रेजेंस होता है सिलिका, SiO2। सिलिका के साथ ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है ये रिएक्ट करता है और ये बना देता है CaSiO3। ये क्या बनता है, स्लैग बन जाता है, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि ये फ्लक्स की तरह एक्ट करता है, फ्लक्स की तरह एक्ट करता है, और CaSiO2 का जो इम्प्योरिटी होता है CaSiO3 स्लैग बना देता है, ठीक है। तो ये एज अ फ्लक्स एक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ PO ब्रिजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। तो मैंने जब P4O10 का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, ये शायद मैंने इस बार नहीं पढ़ाया आप लोगों को, कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ यहीं पे P4O10 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए P4O10 का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप 4P बना लीजिए इस तरह से, 1 2 3 4 P आपने बना लिया है ना। अब क्या कीजिए, हर P के बीच में एक O डाल दीजिए इस तरह से, O O O O हो गया। अब यहाँ पे भी बीच में भी एक बार O डाल दीजिए, इनमें मत डालिएगा, ठीक है। ये बन गया P4। अब क्या कीजिए आप, यहाँ पे भी एक O डालना था ना, इसमें भी एक O डालना है, तो
मतलब ये बॉन्ड आपको समझ में आ जाएगा कैसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप सबके ऊपर में एक एक ओ लगा दीजिए, ठीक है। ये होता है P4O10 का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर से मैं अगर बनाने का आपको याद करवा देता हूँ। पहले ऑक्सीजन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ऑक्सीजन है और 4 फॉस्फोरस है, तो इसको P4O10 बोलते हैं। स्ट्रक्चर में आपको फिर से बना के दिखा देता हूँ, बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर होता है, आप लोग इसे हार्ड मत समझिएगा। स्ट्रक्चर्स पे इस चैप्टर में बहुत मार्क्स होते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर बनाना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। मैं फिर से एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको। देखिए, पहले आपको 4 फॉस्फोरस बनाना है, इस तरह से बना लिया। उसके बाद आपको हर फॉस्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन डालते रहना है, ठीक है, इस तरह से। आ गया सारे फॉस्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन। उसके बाद हर फॉस्फोरस पे एक डबल बॉन्ड ओ लगा देना है, इस तरह से। बन गया P4O10। पहले जो बना था वो P4O6 बना था, फिर P4O10 बन गया दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना POP बॉन्ड है, तो गिन लेते हैं हम लोग। ये देखिए, मैं गिनने के लिए दूसरा कलर का इस्तेमाल करता हूँ, रेड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। POP एक बॉन्ड आ गया, ये एक है, ये POP ये दूसरा है, POP ये थर्ड है, POP फोर्थ, POP फिफ्थ, POP सिक्स। तो POP कितना बॉन्ड है यहाँ पे, 6 बॉन्ड्स है POP, ठीक है। तो POP लिंकेजेस कितने हैं आपके, 6 हैं P4O10 में, है ना। आपको समझ में आ गया होगा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और कैसे लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है 25th में, द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल ऑफ फॉस्फोरस इज। तो फॉस्फोरस का आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, फॉस्फोरस के ग्रुप का पहले क्या होता है। देखिए, कोई भी अगर पी ब्लॉक एलिमेंट है तो पहले आपको ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉस्फोरस का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके ग्रुप का क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली का NH2 NP3 होता है, ठीक है। और एल्काइल ये 2 से स्टार्ट होता है। तो एलिमेंट्स का क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। तो नाइट्रोजन का क्या होगा, 2s2 2p3, फॉस्फोरस क्या होगा 3s2 3p3 3d0, है ना, इस तरह से ये होगा, ठीक है। तो फॉस्फोरस का पता चल गया हम लोग को। तो फॉस्फोरस का क्या होता है 3s2 3p3 और 3 में D एग्जिस्ट करता है लेकिन यहाँ भरता नहीं है, इसलिए 3d0 भी लिख दिया मैंने, ठीक है। बना के दिखा देता मैं आपको, 3s2 3p3 और 3d0, ठीक है। ये 3s है, 2 3p3 3d0, ये बन गया। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल कितने हैं वैलेंस शेल में, वैकेंट ऑर्बिटल कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 वैकेंट ऑर्बिटल है। अच्छा, बहुत बच्चे क्या करेंगे ना इस क्वेश्चन में, आप लोग क्या, बहुत बच्चे कुछ एरर करेंगे इस क्वेश्चन में, आपको बताता हूँ क्या एरर करेंगे। डी ऑर्बिटल कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि आप लोग सोचेंगे कि फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि इसका आंसर तो पहले आपको समझ में आ गया, अभी मैं आपको एरर बता रहा हूँ क्या करते हैं कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन फैमिली का होता है NH2 NP3, ठीक है। फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ ऐसे लिखेंगे। फिर लिखेंगे 2s2 2p3 3s2 3p3, हाँ 3s2 3p3 है ना। तो वैकेंट ऑर्बिटल तो इसमें है ही नहीं एक भी, तो बोलेंगे नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही बताया जा रहा है कि 2 में तो D एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 3 में D भी एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे अनफिल्ड मतलब पूरा के पूरा वो वैकेंट होता है। इसलिए हम लोग ये कभी कभी रीजनिंग क्वेश्चन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फॉस्फोरस में वैकेंट D ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से वो अपना ऑक्टेट को भी एक्सपेंड कर पाता है ना। तो ये बहुत ही रीजनिंग क्वेश्चन से आप लोगों को आइडिया लग जाना चाहिए था कि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और कितना होता है 5 होता है। हाफ फील्ड को वैकेंट में काउंट नहीं करते, वैकेंट मतलब खाली, 3 ऑर्बिटल तो इसमें हाफ फील्ड होता है ना। लेकिन वो 3 आंसर नहीं होगी, 3 वैकेंट नहीं होता है, वो हाफ फील्ड होता है। हाफ फील्ड अलग होता है, वैकेंट अलग होता है और फुल्ली फील्ड अलग होता है, 3 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितने थे आपके वैकेंट ऑर्बिटल, 5 थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसमें स्टार लगा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर इज, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि ये एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखता है, आर्गन का कोर होता है उसमें। उसके बाद 3D एक्सपेक्टेड क्या था और ओरिजिनल क्या, मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको, तो आपको पूरा एक बार रिवाइज हो जाएगा क्या आपने पढ़ा था 11th में। इसके एटॉमिक नंबर होता है 29, तो 18 तो आर्गन में भर जाता है, बचा हुआ हम लोग इसमें किस तरह से भरते हैं 3D9 4s1 ऐसे भरना चाहिए था, ऐसा हम लोग को लगता है। लेकिन ओरिजिनल हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, ये आर्गन 3D10 4s0, इसलिए में ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है। आर्गन 4s
एक मिनट, कॉपर ना, हाँ आर्गन 3d10 4s1, सॉरी 4s1 ना, जोड़िए इलेक्ट्रॉन को। तो हम लोग को लगता था कि ये 3d9 4s2 इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एग्जिस्ट करता है 3d10 4s1। क्यों? क्योंकि देखिए 3d9 4s2 कैसा दिखता है, ये बिल्कुल एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्री की वजह से होता है। फुल्ली फिल्ड हो जाते हैं ना ऑर्बिटल तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आता है। देखिए यहाँ पे एक 3d9 4s2 ऐसा दिखता, और 3d10 4s1 कैसा दिखता है, 3d10 4s1 ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे ये फुल्ली फिल्ड हो गया ना डी ऑर्बिटल, तो बहुत ही स्टेबल हो गया इसीलिए। और मतलब एक्सपेरिमेंटली भी ये ऑब्जर्व होता है। तो बहुत सारी चीज़ें तो केमिस्ट्री में हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जो हम लोग जानते हैं उससे, लेकिन उसमें कुछ हायर लेवल के कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड होते हैं जिसको हम लोग एक्सेप्शन बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं है, एनर्जी और सिमेट्री का पूरा खेल है यहाँ पे। तो एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्री की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं है ये। मतलब हाँ एक्सेप्शन भी आप लोग बोलते हैं, लेकिन असली में यहाँ पे एनर्जी का खेल होता है। तो उसमें बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट भी रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आपको इस लेवल पे पढ़ाए नहीं गए हैं, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं एक्सेप्शन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फाउंड होता है वो क्या होता है, 3d10 4s1, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, मैंने इसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना के रख दिया। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को पता होगा, आर्गन 3d9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन ये होता नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका आर्गन 3d10 4s1। अगर आपको नहीं पता ये बात, अभी आप लर्न कर लीजिए इसको, है ना, एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो जाएगा ये बात। अच्छा, एक क्रोम होमवर्क यहाँ पे मैं एक लिख लीजिए, कमेंट में आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा अच्छा से पूरा और क्वेश्चन ट्राई किया है करने के लिए, ठीक है। क्रोमियम का, और जो भी पहले मतलब जितने भी व्यूअर्स आंसर करेंगे उनका नाम मैं अपने अगले वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कमेंट करना है, ठीक है। क्रोमियम का इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, ठीक है। ये भी हिंट दे देता हूँ मैं आपको, इसका भी थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप का होता है, इसलिए मैंने पूछा है। तो आपको कमेंट करना है अभी जाके, कमेंट क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है। कमेंट कीजिए जाके। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं हम लोग। तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 3 एलिमेंट्स का, ये और ये रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इज, देखिए आपको पता होगा ई नॉट रिडक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर के। अगर नहीं पता है तो अभी इसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर के, ठीक है। ये एक आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए ये फैक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे ई नॉट का वैल्यूज़ दिया हुआ है, तो ई नॉट के ऑर्डर में पहले आप अरेंज कर लीजिए, और वही रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर भी हो जाएगा, है ना। यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा वैल्यू में देखिए सबसे पहले कौन है। इस तरह से वैल्यू मैंने अरेंज कर लिया पहले, और वैल्यूज़ किसका किसका है वो लिख दीजिए, ए सी डी। ये हो गया ई नॉट रिडक्शन का आपका ऑर्डर, ठीक है। तो यही ऑर्डर आपका रिड्यूसिंग पावर का हो जाएगा, क्योंकि ई नॉट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना रिड्यूसिंग पावर की। तो आपका एक ऑर्डर आ जाएगा ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। 27 का ऑप्शन जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। 28 क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज और आर। तो ये क्या है, ये आपका बेसिकली वुड्स रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अनसिमेट्रिकल ले लिए हैं, तो यहाँ पे आपको एक मैकेनिज्म थोड़ा सा इसका जानना पड़ेगा कि यहाँ पे ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर C2H5Br है, यहाँ पे ये डॉट बनेगा, डॉट तो कार्बन पे आएगा, हाइड्रोजन पे थोड़ी आएगा। तो ये बनेगा C2H5 डॉट बनेगा इधर से, और उधर से CH3 डॉट बनेगा। इन दोनों डॉट को कंबाइन करने का क्या तरीका है, ये डॉट खुद के डॉट के साथ कंबाइन कर जाए C2H6 बन जाएगा, ये डॉट खुद के डॉट के साथ कंबाइन कर जाए C4H10, और ये डॉट इस डॉट के साथ कंबाइन कर जाए तो C3H8, ठीक है। ये 3 कंपाउंड आपके बन जाएंगे, है ना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से देखा जाए तो इथेन बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा और ब्यूटेन बन जाएगा, तीनों बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर आप डॉट फ्री रेडिकल के फॉर्म्स में नहीं भी समझें तो ये देखिए कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, C2H5Br Na और CH3Br लेंगे हम लोग, ठीक। अब इसमें देखिए अगर आपको बिना मैकेनिज्म, बिना मान लीजिए डॉट बनाए करना है, मतलब बिना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाने इसको करना है, तो कैसे कर सकते हैं आप, देखिए। वैसे तो मैकेनिज्म आप लोग को जानना चाहिए, अच्छी बात होती है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग नहीं मतलब जानते हैं तो फिर उस केसेस में आपको कैसे करना है, देखिए
इस तरह से आपको यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से ब्रोमीन रिमूव करना है सोडियम के साथ में, ठीक है। 2NaBr निकल जाएगा, क्या बनेगा C2H5CH3, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे हम लोग, ये बन जाएगा C3H8, ठीक है, प्रोपेन बन जाएगा। लेकिन आपने इस चीज़ को बनाने में एक चीज़ मिस कर दिया कि आप अगर C2H5Br लेंगे तो सिर्फ वो एक थोड़ी रहेंगे, वो तो पूरे डब्बे में बहुत सारे रहेंगे ना। हाँ, एक तो कभी हम लोग ले नहीं सकते ना आइसोलेट करके, तो अनलेस स्पेसिफाइड कि हमने एक ही लिया है, तो एक तो लिया नहीं होगा हमने, तो वो तो ऐसे एक ये है, एक ये है, और सोडियम भी हमने बहुत सारे लिए हैं, तो इस तरह से भी तो रिएक्शन हो सकता है। यहाँ से भी तो NaBr निकाल सकते हैं हम लोग इस तरह से, तो ये C2H5 C4H10 बन जाएगा यहाँ से वुड्स रिएक्शन से। इसीलिए यहाँ पे तीनों का मिक्सचर मिलता है, इसीलिए हम लोग अनसिमेट्रिकल के लिए वुड्स रिएक्शन को प्रीफर नहीं करते, क्योंकि मिक्सचर मिल जाता है। उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सिमेट्रिकल के लिए हम लोग वुड्स रिएक्शन यूज़ करते हैं। अनसिमेट्रिकल के लिए क्या यूज़ करते हैं, कोरे हाउस अल्केन सिंथेसिस यूज़ करते हैं हम लोग। क्या यूज़ करते हैं, कोरे हाउस सिंथेसिस, ठीक है। कोरे एक साइंटिस्ट का नाम था, हाउस भी एक साइंटिस्ट का नाम था, तो हम लोग कोरे हाउस सिंथेसिस यूज़ करते हैं उसके लिए, अनसिमेट्रिकल के लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें हो गया, इसमें 3 प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि अनसिमेट्रिकल है इसीलिए, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन नंबर, ठीक है। कैसे आएगा मैंने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बता दिया और नॉर्मल तरीके से भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पे, CH3CHO आपका एक कंपाउंड है, ठीक है। इससे आपने 2 हाइड्रोजन लिया, 2 हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे आप रिडक्शन कर रहे हैं सिंपली, और LiAlH4 दे दिया तो और अच्छा है, मतलब रिडक्शन कर देगा वो भी, ये हाइड्राइड डोनर होता है तो ये भी रिडक्शन ही करवाएगा। यहाँ से रिड्यूस होकर क्या बनेगा, देखिए ये दिया हुआ है आपका अल्डिहाइड, और आपको पता है एल्डिहाइड का जब हम लोग रिडक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, रिडक्शन से एल्डिहाइड के रिडक्शन करवाने से अल्कोहल बन जाता है CH3CH2OH, तो क्या बन जाएगा CH3CH2OH, ये बेसिकली रिडक्शन ही हुआ है, तो CH3CH2OH बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा 29 नंबर क्वेश्चन में चेन डिग्रेडेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप लोग वो सब नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन हो जाएगा बस, है ना। तो 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। टोलुइन में आपने Cl2 डाला और हीट और सनलाइट दे दिया वहाँ पे, तो क्या बनेगा वहाँ पे, देखिए अगर आप सनलाइट के प्रेजेंस में करवाते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ से होगा सब्सटीट्यूशन, क्या होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा, है ना, यहाँ पे सब्सटीट्यूट होके। तो मैंने बताया यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होता है और ऑप्शन नंबर ए आपका जनरेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हीट या सनलाइट ना लिखा होता तब आपको क्या करना था, जनरल रिएक्शन, तो हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाने बोला गया है। अगर ये ना लिखा होता, ये लिखा है तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा यहाँ पे आपका फॉर श्योर, लेकिन अगर ये नहीं लिखा होता तो फिर मैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको कि टोलुइन जो होता है वो हाइपर कंजुगेशन प्लस H से रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है ना, तो यहाँ से ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट बनता, ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट बनता, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे हीट और सनलाइट दिया तो यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करवाना है हम लोग को, ठीक है। तो उससे ये वाला बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई मैकेनिज्म डिटेल में जाना है तो अलग वीडियो में उसके लिए बनाऊंगा, अभी मैं बस आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा था, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी हम लोग, इंट्रोडक्शन किया है। द आयुपेक नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो इज, ये कंपाउंड है आपका, इसका आयुपेक नेम पूछा गया तो नेम लिख देते हैं हम लोग पहले, तो अपने से क्या होगा, देखिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये तो साइक्लोहेक्सेन है, ये हम लोग पता चल गया। नंबरिंग कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो देखिए 2-3 तरीका है नंबरिंग स्टार्ट करने का, या तो आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और भी आप कहीं और से कर सकते हैं, लेकिन यही सबसे बेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड लोएस्ट नंबर पे मिल गया, और डबल बॉन्ड का एक रूल होता है कि अगर आप इधर से स्टार्ट किए तो फिर आपको मतलब डबल बॉन्ड को पार करते हुए जाना है, फिर आप 1 इसको देके फिर 2 इसको नहीं दे सकते, ये कार्बन को आप फिर 2 नहीं दे पाएंगे, इसको 1 दिया तो इसी को आप, इस कार्बन को ही आपको 2 देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड का रूल है ये। तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट्स को भी लोएस्ट नंबर मिल रहा है, तो यही आपका बेस्ट पॉसिबल कन्फिग्रेशन है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, नाम बता देता हूँ मैं आपको, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है, साइक्लो हेक्स 1 इन,
इस तरह से हम लोग इसका नंबरिंग नेमिंग कर देंगे। तो नाम क्या है हम लोग का 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। कहाँ तो आप 1 को ओमिट कर सकते हैं, जैसे 1 कहीं कहीं पे नहीं भी लिखा रहता है, जैसे 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, अगर ऐसे लिखा हुआ है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1 को आप ओमिट कर सकते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। क्लोरो साइक्लो हेक्सीन, बस ऐसे भी लिखा हो सकता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो हम लोग जिस तरह से नंबरिंग किया था उस तरह से ये होगा, अगर आप किसी और तरीके से करके देखिए नंबरिंग गलत हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स। तो डाइल्यूट H2SO4 कुछ भी नहीं करेगा, बस बेसिकली H+ प्रोवाइड करेगा, तो एसिड कैटालाइज कर देगा बस, और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो मैकेनिज्म में इसका बहुत काम होता है कि पहले ये H+ देता है और लास्ट में H+ रिलीज हो जाता है, लेकिन हाइड्रेशन में इसका कोई एज सच रोल नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोपीन पहले बना लेते हैं हम लोग। प्रोपीन कैसा दिखता है, 3 कार्बन होता है प्रोपीन में, और प्रोपीन में कहीं भी इधर इधर डबल बॉन्ड लगा दीजिए या उधर, सेम बात होता है, सिमेट्रिकल है ना। तो ये कैसा बन जाएगा, CH3 CH CH2, ये बन गया प्रोपीन, ठीक है। अब इसका हाइड्रेशन करवाना है आपको, तो हाइड्रेशन में H किधर आएगा, OH किधर आएगा, तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। H2SO4 के प्रेजेंस में यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए, तो जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, और बाकी दूसरी जगह नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम ऐड कर दीजिए, है ना। नेगेटिव पार्ट यहाँ ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 प्रोपीन बन जाएगा। तो इसको स्ट्रक्चर इस तरह से लिखा जा सकता है ना, 2 पे OH लगा दिया गया है ना। इसको खोलना आता है ना आपको, इस स्ट्रक्चर को, जैसे इसको खोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बन का वैलेंसी चेक किया जाता है, CH3 लिखे, फिर CH बना दिए, फिर OH कहाँ लगाएं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ CH3 बना दिए, तो यहाँ पे तो तीनों कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड है, चारों, एक तो ये बॉन्ड बन गया, 3 इधर हाइड्रोजन के साथ में, इधर भी 3 हाइड्रोजन रखिए बॉन्ड, तो बचा कौन, यही कार्बन तो बच गया ना OH बनाने के लिए, इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर B आंसर होगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले थोड़ा इरेज कर देते हैं स्पेस बनाने के लिए। तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग रीड कीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं रिएक्शन ऑफ HCHO विद CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो देखिए HCHO आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है, और CH3 MgBr ये क्या होता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली क्या करता है, इसका थोड़ा मैकेनिज्म टाइप से मैं आपको बता देता हूँ। HCHO का स्ट्रक्चर देख लीजिए, इस तरह से होता है, इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव होता है या ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव होता है। CH3 MgBr बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, तो ये CH3 माइनस आपको दे देगा, R माइनस, ठीक है। CH3 माइनस दे देगा, ये प्रोवाइड कर देगा, तो ये CH3 माइनस यहाँ जाके यहाँ अटैक करेगा, और यहाँ से ये बॉन्ड इधर लिफ्ट हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। फिर क्या बनेगा, HCH, नीचे में CH3 लग जाएगा, और यहाँ नहीं बना तो यहाँ बना देता हूँ, C डबल बॉन्ड हो रहेगा, HH रहेगा, डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव को बैलेंस कौन करेगा, MgBr+, ठीक है, ये इसको बैलेंस करेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा नहीं है, लिखा है हाइड्रोलिसिस करना, तो यहाँ पे इसका फिर हम लोग हाइड्रोलिसिस भी करवा देते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ इसको यहाँ साफ से। थोड़ा बहुत मैकेनिज्म अगर आप समझ लेंगे तो ज़्यादा इजीली क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है। तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में कोशिश कीजिए मैकेनिज्म को इंकॉर्पोरेट करने की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, HCHO था आपके पास में, इस तरह से बना दिया मैंने, और आपके पास CH3 MgBr था, तो उसमें CH3 माइनस होता है और MgBr पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ होता है उसमें। ये CH3 माइनस इस पर अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे, तो ये इस तरह से अटैक हो गया, ठीक है। अटैक करने के बाद क्या बनेगा आपका, HCO माइनस, O माइनस को बैलेंस करेगा MgBr+, और यहाँ पे आपका CH3 लग जाएगा, और यहाँ पे H। इसके बाद का हाइड्रोलिसिस करवाइए, तो हाइड्रोलिसिस से ही सब हट जाता है साइड वाला चीज़ सब, और ये अल्कोहल बन जाएगा सिंपली। ये बनेगा HCCH3HOH, है ना, प्लस MgOH ठीक है, ये दोनों बन जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस थोड़ा ये वाला कंपाउंड थोड़ा अजीब लग रहा होगा, थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं इसको, CH3CH2OH, ये बन गया आपका इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल बन गया आपका ये।
ये बन गया आपका CH3CH2OH। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर भी बहुत ही उल्टा फुल्टा सा आंसर दिया हुआ, ये सब नहीं बनेगा, सिंपली आपका यही बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 क्या बोल रहा है, C2H5OH मतलब इथेनॉल ही है आपके पास, वो इथेनॉल को आपने H2SO4 के प्रेजेंस में डाल दिया तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अच्छा, आपको ये पता है कि इथेनॉल जो होता है आपका C2H5OH, ये इसको आप अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ दो रिएक्शन होने का पॉसिबिलिटी रहता है। बेस्ड ऑन टेम्परेचर दो रिएक्शन हो जाता है यहाँ पे। तो एक तो टेम्परेचर यहाँ पे जो मेंशन किया गया है 443 केल्विन पे, और एक और टेम्परेचर होता है 414 केल्विन पे। ठीक है, तो देखते हैं। दूसरा अप्रॉक्सीमेटली 414 या 413 केल्विन पे होता है शायद, एनसीईआरटी में आप चेक कर लीजिएगा। तो दोनों रिएक्शन में आपको बता देता हूँ क्या होता है। दोनों में H2SO4 ही है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग होने से दो रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, एक में आपका ईथर बन जाता है, जैसे आप 400 लो टेम्परेचर पे जो करवाते हैं ना, उसमें आपका ईथर बन जाता है। और अगर आप हाई टेम्परेचर पे करवाते हैं, ये वाला टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे आपका एलिमिनेशन होके अल्कीन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये ईथर बन गया और यहाँ पे आपका अल्कीन बन जाता है। ठीक है, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हाई टेम्परेचर पे ये भी एलिमिनेट होके मतलब अल्कीन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर दिया हुआ है 443 हाई होता है, मतलब ये दो टेम्परेचर है 443 और 413 या 414। तो 413 पे क्या होता है कि आपका ईथर बनता है। ठीक है, इथाइल इथाइल ईथर या डाई इथाइल ईथर बोलेंगे इसको कॉमन नेम में, है ना, उस तरह से बन जाता है। और 443 केल्विन पे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। तो ईथर तो यहाँ पे ऑप्शन में था ही नहीं, तो आपको एम्बिग्यूटी आने का चांसेस नहीं था, लेकिन हो सकता है फाइनल एग्जाम में यहाँ पे ईथर भी दे दे ऑप्शन में। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि इस कंपाउंड को जब भी H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इथेनॉल को, तो वो दो तरीके से रिएक्ट करता है। या तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेशन करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, और या तो ईथर बन जाएगा, तो ईथर थोड़ा कम टेम्परेचर पर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इसको ख़त्म करते हैं हम लोग जल्दी से। तो क्या है, CH3CH2OCH3, इसमें आपका HI आएगा, तो क्या बनेगा। ठीक है, तो सिंपली देखिए यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है और HI किस में टूट जाता है, H+ और I- में। तो सिंपली ये ऑक्सीजन जो है आपका H+ पे अटैक कर देगा, है ना, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, उसके बाद आयोडीन आके अटैक करेगा। तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, बेसिकली पॉप-ऑफ्स रूल करके एक रूल होता है, वो रूल आपको यूज़ करना रहता है। तो इसको आप इसके साथ में रख देते हैं, मतलब स्मॉल एटम्स को ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको ब्रेक करवा देते हैं, तो क्या बनता है, ये CH3CH2 और I+ CH3OH, ये दोनों कंपाउंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।